हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ड्रामा और उसमें आज हम जो लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं इट इज़ अबाउट एब्सर्ड ड्रामा। ये हमारे इस टाइप्स ऑफ ड्रामा सीरीज का लेक्चर नंबर 9 है। इससे पहले 8 लेक्चर जो है हम डिस्कस कर चुके हैं ड्रामा से रिलेटेड, और आज का जो जो लेक्चर है इट इज़ रियली हम जब से देखते हुए आ रहे हैं और आज जाके हम ये समझेंगे कि लिखने के बहुत सारे स्टाइल समय के साथ साथ चेंज होते गए। और फिर बाद में एक ऐसा समय आ गया जब ये एब्सर्ड ड्रामा लिखे गए। ये 19th सेंचुरी की बात है, 19th 20th सेंचुरी की बात है। और ये कि देखो क्या एब्सर्ड का मीनिंग देखो, एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका। एब्सर्ड का मीनिंग होता है जिसका कोई क्या है तालमेल नहीं है। आप क्वेश्चन पूछिए कि बताइए पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया। अब देखो अंडा भी मुर्गी देती है और अंडे से ही मुर्गी का जन्म होता है, ठीक है। अब इस तरह का क्वेश्चन करना तो अपने आप में क्या है, ये क्या बेतुका सा सवाल है, इलॉजिकल सवाल है। पर नहीं, इसके अंदर भी क्या है, इसके अंदर भी तर्क है। जब ये एब्सर्ड ड्रामा लिखने का स्टाइल जब उत्पन्न हुआ, मतलब जब स्टार्टिंग की शुरुआत हुई, तो कौन सी ऐसी थिंकिंग हमारे आसपास हमारी सराउंडिंग में चल रही होगी। तो वही जो हमारे आसपास में चल रहा होता है, कहीं ना कहीं राइटर क्या करते हैं, उसी को अपनी थीम बनाकर उसी पर एक कटाक्ष करने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए अपने जो विचार हैं उनके सामने रखते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। यहाँ पर हम ड्रामा फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो एब्सर्ड ड्रामा का जो जन्म हुआ, जब लोगों ने इस तरह का लिखने का काम किया, तो वो बात मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ कि वो बात है क्या, when World War II end 1945, when World War II end 1945। अभी ज़्यादा दूर नहीं जाइए, कोरोना टाइम को आप देखिए, जो बहुत ज़्यादा तबाही मच रही है। और जब हम न्यूज़ देखते हैं कि 20,000 40,000 एक दिन में इतने सारे केसेस और एक दिन में इतनी सारी डेथ, और फिर क्या किसी का जो प्लानिंग है क्या वो वर्क कर रहा होगा? हाँ, किसी की ने जो प्री प्लान करके कुछ रखा है क्या वो वर्क कर रहा होगा? शायद ही नहीं, है ना। हमारी जो सारी प्लानिंग है वो फेल, हम जो सारे कार्य कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनका कोई एम ही नहीं रह जाता। जब ये नहीं पता कि जीवन है या नहीं है, कल तक जिएंगे या नहीं, तो फिर कहाँ से कोई किसी चीज के लिए इंसान पॉजिटिवली रेडी रहेगा। आई थिंक पॉजिटिवनेस की वहां पर कमी हो जाती है। तो जब ये एब्सर्ड ड्रामास की शुरुआत हुई, ये लिखने की स्टाइल की इसकी शुरुआत हुई, कहीं ना कहीं सोसाइटी में क्या था, सोसाइटी में निराशा थी, उसमें क्या था, पेसिमिज्म था। और ये तब की बात है जब वो बहुत ज्यादा होलोकास्ट हो रहा था, है ना। जापान में बॉम्ब ब्लास्ट, यूरोप जो यूरोप है उसमें बहुत ही ज्यादा क्या होलोकास्ट हो रहा था, वहां पर युद्ध से पूरा भरा हुआ था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इस तरह के जो ड्रामास थे वो दिखाए जाने लगे। बहुत ज्यादा काओस, एनार्की और कंफ्यूजन के दौर वहां पर ये समाज था, ये सोसाइटी की हालत थी, तब इस तरह के जो ड्रामास हैं वो आने लगे। एब्सर्ड का मतलब बेतुका होता है, तर्कहीन होता है, अतार्किक होता है। जिस तरह से ये सवाल पूछना कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया, अपने आप में अतार्किक है, क्योंकि वो कहाँ से उत्पन्न हुआ इसका तो आंसर फिर तो हमें चार्ल्स डार्विन के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो अपने आप में क्या है, अतार्किक है, इस तरह का क्वेश्चन पूछना। तो अभी यहाँ पर देखेंगे हम अपने एब्सर्ड ड्रामास के बारे में कि जो ह्यूमन लाइफ है, ये एब्सर्ड ड्रामा ये बताता है कि ह्यूमन लाइफ विदाउट मीनिंग, मानवीय जीवन जो है इसका कोई अर्थ नहीं है। तुम एक कार्य कर रहे हो, तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए ही उसका अर्थ हो सकता है। शायद सामने वाले के लिए तो तुम वो समझ सकता है कि तुम जो कार्य कर रहे हो क्या है ये, इसका क्या अर्थ है, तुम्हारे से ऐसा करने से क्या होगा, है ना। सपोज यू थिंक कि एनवायरनमेंट में बहुत पॉल्यूशन है, चलो मैं साइकिलिंग करना स्टार्ट कर दूं और मैं तो साइकिल ही चलाऊंगा, मैं आई विल नॉट ड्राइव बाइक और एनी थिंग्स जिससे पॉल्यूशन होता है। सामने वाला, अरे तुम्हारे ऐसे करने से क्या हो जाएगा, क्या पूरा देश बदल जाएगा, है क्या पॉल्यूशन कम हो जाएगा, क्या फैक्ट्रीज का धुआं कम हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन
जहां पर जिसका मीनिंग नहीं है, तुम्हारा जो कार्य तुम कर रहे हो उसका कोई मीनिंग, उसका कोई पर्पस नहीं हो जाता, जब हम उसको एक बहुत बड़े रूप में, हम एक बड़े ऊंचे लेवल से हम उसे देखते हैं। पर नहीं, वहां ऊंचे दर्जे से हम उसे देखते हैं, एक आम आदमी और एक राजा महाराजा, एक ऊंचा आदमी, उसके व्यू पॉइंट से एक आम आदमी के कार्य को देखे तो उसकी नजर में आ रही क्या है, पागलपंती है ये, है ना। तो उसका कोई पर्पस नहीं रह जाता। उसी तरह से एब्सेंट ड्रामास में जो दिखाया जाता है वो ये है कि ह्यूमन लाइफ क्या है, मीनिंगलेस है, विदाउट मीनिंग है, और इनकोहिरेंस है, उसमें कोई संगतता नहीं है, कोई उसके कार्यों का और कोई मिलान नहीं है, इनकोहिरेंस है। ठीक है। जो हीरो होता है वो सफर फ्रॉम द फीलिंग ऑफ एब्सर्डिटी, कि वो क्या काम कर रहा है, तर्कहीन कार्य कर रहा है, इसी से वो क्या करता है, सफर करता रहता है। इस तरह के ड्रामाज में हम देखते हैं। और मनुष्य को क्या बना दिया है, मनुष्य को एक मैकेनिकल पपेट बना दिया है और इम्पोर्टेंट बना दिया है। इम्पोर्टेंट का मतलब है शक्तिहीन, है ना, पावरलेस, शक्तिहीन बना दिया। उसके अंदर खुद की कोई शक्ति नहीं है, कोई पोटेंशियल नहीं है, पावर नहीं है, वो मशीन की तरह है, पपेट की तरह है, कोई उसे नचा रहा है और वो उस पपेट की तरह क्या कर रहा है, उसी के इशारों पर चल रहा है। तो इस तरह का एक आम आदमी का जो जीवन है वो यहाँ पे एब्सेंट ड्रामाज में दिखाया जाता है। एब्सेंट ड्रामाज हैज नो स्टोरी नो प्लॉट, इसको आप ध्यान रखिए कि इस तरह के ड्रामाज हैं, हमने ड्रामाज देखे हैं, कॉमेडी, ट्रेजेडी, है ना, एक्सेट्रा, तो उनमें प्लॉट होता है, उनमें करेक्टर, डिक्शन, स्पेक्टिकल, थॉट, ये सारे होते हैं जो कि एरिस्टोटल ने जिनको परिभाषित किया है। मगर यहाँ पर ये जो न्यू फॉर्म है जो 20th सेंचुरी में आई है, ये जगह हटकर है। ठीक है, यहाँ कोई प्लॉट नहीं होता, यहाँ कोई करेक्टर नहीं होता, यहाँ कोई स्टार्टिंग नहीं होती और यहाँ कोई अंत भी नहीं होता है। ठीक है। अब यहाँ पर ये तो हमने एब्सेंट ड्रामास की बात की, उस मेंटेलिटी की, उस एनवायरनमेंट की बात की जहां से ये इनका ह्यूमन माइंड में, लिखने वालों के दिमाग में ये आया कि इनको लिखा जाए। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले कौन ने इसको कॉइन यूज किया, किसने इस टर्म को दिया, कौन सा ऐसा वर्क है जो फेमस है एब्सेंट ड्रामास पर बेस है, जो कि इम्पोर्टेंट है। अब तक तो यहाँ तक की बात यही थी कि एब्सेंट ड्रामास क्या होते हैं, किस तरह का इसमें प्लॉट स्टोरीज वगैरह हैं, क्यों इनका जन्म हुआ होगा, ये सारी। अब यहाँ देखिए कि एल्बर्ट कैमू जो पर्सन हुए, एल्बर्ट कैमू ये जो राइटर हुए हैं, फर्स्ट यूज्ड इन अ सर्टेन फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट। सबसे पहले इनका ये जो वर्क आता है, इनका जो वर्क है, इन्हीं का वर्क है क्या, द मिथ ऑफ सिसिफस, द मिथ ऑफ सिसिफस, ये एल्बर्ट कैमूस का वर्क है। और इसमें एक फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट के तहत ये एब्सर्डिटी है, इसकी बात करते हैं। तो कौन, मिथ ऑफ सिसिफस। अब यहाँ पे देखिए, मिथ ऑफ सिसिफस में एक किंग होता है और किंग जो है सिसिफस को क्या ऑर्डर करता है कि उसको एक पनिशमेंट देता है। और पनिशमेंट क्या देता है कि एक कुछ इस तरह का ट्रायंगल शेप का कुछ है, पहाड़ है आप मान लीजिए, और एक गोल गोल बिल्कुल सर्कल में एक पत्थर है, और क्या करना है, उसको पनिश करता है और कहता है कि तुम इस पत्थर को उठा के यहाँ पर टेक कर इसको दिखाओ, यहाँ पर जमा दीजिए, यही तुम्हारी पनिशमेंट है। अब सिसिफस बेचारा क्या कर रहा होता है, कुछ नहीं कर रहा होता। जब ये कुछ नहीं कर रहा होता ना, तो ये बड़ा बेचैन और परेशान होता है। क्यों परेशान होता है, क्यों, क्योंकि उस वक्त इसकी लाइफ का कोई एम ही नहीं है। उस वक्त इसकी लाइफ में क्या करे हुए, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, क्या करूं, ये इस तरह की परेशानी से परेशान रहता है। पर जब इसको पनिशमेंट मिल जाती है इस पत्थर को यहाँ पर इस पॉइंट पर रखने की, तब ये क्या करता है, कहीं ना कहीं अब इसे करना क्या है, इसे अपनी लाइफ का एक एम मिल जाता है कि मुझे इस पत्थर को यहाँ तक टिका के रखना है। अब ये गोल गोल पत्थर इसको ये चढ़ाता है, चढ़ाता है, चढ़ाता है, चढ़ाता है, यहाँ तक बड़ी मेहनत करके लेकर आता है। पर फिर क्या होता है, फिर इसका पत्थर ये है नीचे जल्दी जल्दी ढलक जाता है, गिर जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ ढलान है। ठीक है। अब उसे तो करना क्या है, उसकी पर्पस उसने बना लिया है ना कि मुझे तो इस पत्थर को यहाँ पर टेकना है। तो फिर क्या करता है, फिर यहाँ से वो उठाता है और फिर इस पर धीरे 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 ऊपर चढ़ाता है और फिर उस क्लाइमेक्स, उस पॉइंट पर आ जाता है। मगर क्या होता है, फिर से पत्थर नीचे गिर जाता है। मगर फिर क्या होता है, फिर से ये यही कार्य कर रहा होता है। और फिर
एक पॉइंट ऐसा यहाँ इस स्टोरी में आता है कि फिर जो किंग होता है, किंग अपने जो सैनिक हैं उनसे कहता है कि जाओ देख कर आओ कि सिसिपस जो है इरिटेट हुआ इस एक्टिविटी से कि नहीं हुआ। अब वो देखते हैं जाकर, वो बड़ा खुश है, वो बड़ा खुश है और वो अपने काम में जुटा हुआ है। क्यों जुटा हुआ है? क्योंकि अब उसे करने के लिए कोई काम मिल गया, उसे एक पर्पस मिल गया। ठीक है, तो हम इंसान जो है इस दुनिया में आए हैं, क्या पर्पस है? ठीक है, कोई ना कोई तो उद्देश्य है, कोई पर्पस है। शायद हमारा जो उद्देश्य है दूसरे के लिए क्या है, बिल्कुल तर्कहीन है। इसी तरह से जैसे सिसिफस यहाँ वर्क कर रहा है, उसी तरह से तर्कहीन है कि क्या ये कार्य कर रहा है, इसका तो कोई रिजल्ट नहीं, कोई मायने नहीं, कोई फायदा नहीं, है ना, कोई कोई बुद्धि नहीं, कुछ कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इस तरह से ही समझा जाता है। तो कहने का मतलब यही था कि एक ऊंची पोजीशन जहां जिसकी है और एक आम आदमी है, उन दोनों में कंपैरिजन करें, नहीं उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो छोटे व्यक्ति का कार्य है उसके लिए ना कुछ के बराबर है। तो सेम लाइक दिस, तो यहाँ से ही इस वर्क से ही इस तरह का वर्क इन्होंने लिखा। जब कैमू ने इस तरह का वर्क ये जो लिखा है मिथ ऑफ सिसिफस, तो तब ये टर्म नहीं था, तब ये एब्सर्ड ड्रामा का टर्म नहीं था। मगर इसके बाद में एक और राइटर हुए हैं मार्टिन एसेलिन। इन्होंने ये टर्म इस वर्क को पढ़ने के बाद, कुछ और वर्क है इन्हें पढ़ने के बाद, ये टर्म कॉइन किया 1960 में, क्या, एब्सर्ड ड्रामा। और फिर क्या हुआ, व्हेन द टर्म सक्सेसफुल, जब ये टर्म है जो सक्सेसफुल हो गया, तो पेंगुइन पब्लिश करती है, क्या पब्लिश करती है, एंथोलॉजी ऑफ प्लेज। और जो इन्हीं के प्लेस हैं किस नाम से, एब्सर्ड ड्रामास के नाम से हैं। 1965 में ये आते हैं विद एन इंट्रोडक्शन ऑफ मार्टिन एसेलिन। मार्टिन एसेलिन का एक इंट्रोडक्शन है इस एंथोलॉजी में, और एब्सर्ड ड्रामा 1965 में आते हैं, और यहीं से ये टर्म मार्टिन एसेलिन के द्वारा कॉइन कर दिया जाता है। अब ऐसे कौन कौन से वर्क हैं हमारे आसपास घूमते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि एब्सर्ड ड्रामा के फॉर्म में वो लिखे गए हैं, है ना। तो वो वर्क है क्या, वेटिंग फॉर गॉडो, ये सैमुअल बकेट ने लिखा है। लुक बैक इन एंगर, जॉन ऑसबर्न ने लिखा है। और बर्थडे पार्टी, ये हैरोल्ड पिंटर का वर्क है। तो ये जो वर्क है ये एब्सर्ड ड्रामा पर ये बेस है। ना इनकी शुरुआत कोई होती है, ना इनका कोई एंड होता है। कोई बैठा बैठा बस सोच ही रहा है कि कुछ कार्य कुछ चल रहा है, ना कोई प्लॉट है, ना स्टोरी है इस इनके वर्क में। तो इस तरह का ये एब्सर्ड ड्रामास माने जाते हैं। यहाँ पर लिखा कम है, बताया ज्यादा है। आई होप कि इस बताने के दौरान आपको समझ में आया होगा। बस इसमें कुछ चीजें याद रख लीजिए एब्सर्ड ड्रामा में कि कैसी सिचुएशन में ये लिखे गए, इसमें कोई प्लॉट स्टोरीज नहीं होता। और जो याद रखने का वो ये है, एल्बर्ट कैमू, इनकी जो वर्क है मिथ ऑफ सिसिफस सबसे पहला माना जाता है। उसमें इस तरह का कॉन्सेप्ट है। जब इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया तो मतलब इस तरह का जो धारणा लिखा, तो तब ये टर्म नहीं था, टर्म कॉइन किया गया मार्टिन एसेलिन के द्वारा, और उनका जो वर्क था एब्सर्ड ड्रामा, उस तरह से। और फिर कुछ वर्क हैं, ये आप ध्यान में रखिए, ये आपको आई होप कि ये तो पहले से ही पता है कि वेटिंग फॉर गॉडो सैमुअल बकेट का है, लुक बैक एंगर जॉन ऑसबॉर्न का है, और बर्थडे पार्टी हैरोल्ड पिंटर का है। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को यहाँ पर क्लोज करते हैं, ये याद करते हुए कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब इट फॉर मोर। थैंक यू।